सर एसक्यूसी 1 और एसए 220 में ना बहुत सारी अपडेट्स आ गई हैं। हर बार आईसीआई कोई ना कोई नया सवाल पूछ जाता है एंड जब हम नोट्स कवर करने बैठते हैं तो हमको समझ में नहीं आता क्या करना है, कैसे करना है, किस फ्लो में बढ़ना है। तो आप क्या हमको एक ऐसी वीडियो दे सकते हो, आप हमको एक ऐसी रिवीजन वीडियो दे सकते हो जिसमें आपने सारे टॉपिक्स को एकदम क्रोनोलॉजिकली प्रॉपर्ली रिवाइज कराया हो? द आंसर इज यस, दिस इज द वीडियो फॉर यू। इस वीडियो में हम पूरा एसक्यूसी 1 एसए 220 क्यूमुलेटिवली रिवाइज करेंगे। इवन आपके क्वेश्चन बैंक की जितनी भी चीजें हैं वो इसमें कवर होती जाएंगी, जहां जहां रेलिवेंट रेफरेंसेस है वो भी मैं देता जाऊंगा। अब सर ऐसा हो सकता है, ध्यान से समझना, क्या ये डिस्क्लेमर है उन बच्चों के लिए जिनके पास सितंबर 23 एडिशन ऑफ नोट्स है। आपको इसमें से ऐसा कुछ चीजें मिल सकती है जो इसमें एडिशनल है, तो वो आपके कहां कवर्ड है सर? चैप्टर नंबर 20। जो चैप्टर नंबर 20 मैंने ऐसे एड ऑन करके दिया था ना, उसमें वो चीजें आपको कवर्ड मिल जाएंगी, तो वहां से कवर कर सकते हो। ठीक है सर, कुछ चीजें ऐसा लग सकता है सर आपके नोट्स में तो है बट मैंने उनको रिवीजन में कवर नहीं किया, तो डोंट वरी अबाउट इट। वो जो टॉपिक्स है वो आईसीआई ने भी अपनी स्टडी मटेरियल में इंक्लूड नहीं कर रखे बट ऑडिट प्रोनाउंसमेंट में है, तो उनको बस आप एक बार रीड भी करके चलोगे तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। बट प्रायोरिटी पे आपने इन्हीं टॉपिक्स को करना है जिनको मैं आपको इस रिवीजन में करा रहा हूं। क्या ये बात समझ आती है? हाँ। प्लस मैं आपको एक बात बता दूं, आई थिंक आई हैव शेयर्ड अराउंड 12 पेज अडेंडम। 12 पेज का मैंने एक अडेंडम शेयर किया टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी पे। उस 12 पेज अडेंडम को प्लीज डाउनलोड कर लेना, उसमें भी एक दो टॉपिक मैंने इंक्लूड करे हैं। ठीक है, एंड ये सारे टॉपिक्स एक साथ हम इस रिवीजन में करने वाले हैं। सो जस्ट गेट एक्साइटेड, गेट योर वाटर बॉटल्स ऑन एंड लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका इस रिवीजन में जिसमें हम रिवाइज करेंगे सर दो स्टैंडर्ड जो क्वालिटी की बात करते हैं। कौन कौन से? एक तो एसक्यूसी 1 एंड दूसरा एसए 220। बिफोर वी टॉक अबाउट दी स्टैंडर्ड्स, एक बार इनका डिफरेंस समझ लेते हैं। सर एसक्यूसी 1 किसके ऊपर लगता है? पूरी फर्म के ऊपर लगता है। अब चाहे वो फर्म कुछ भी परफॉर्म करे, वो ऑडिट करे, रिव्यू करे, बाकी एश्योरेंस एंगेजमेंट करे या रिलेटेड सर्विस करे, वी डोंट गिव अ डैम। ये कहता है कि पूरी की पूरी फर्म में जो भी इंगेजमेंट होगी उसमें क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए एंड इसके लिए फर्म को बनानी पड़ती है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जिसको कहते हैं सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो ये कहता है आपने बनाना है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स विच आर परफॉर्मिंग एनीथिंग, चाहे वो ऑडिट करे, रिव्यू करे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, या वो करे बाकी अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। हम पूरी की पूरी फर्म में क्वालिटी मेंटेन करके चलेंगे एंड इसके ऊपर हमने दिया एक स्टैंडर्ड एसक्यूसी 1। ठीक है सर, पर सर जब आप ऑडिट करोगे उस ऑडिट एंगेजमेंट में क्वालिटी होनी चाहिए, इसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड है सर? उसके लिए एसए 220 है, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इन दोनों स्टैंडर्ड्स में काफी टॉपिक्स ओवरलैपिंग है एंड अल्टीमेटली इन द एग्जाम इट इज योर जजमेंट, जिसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि सर मुझे एसक्यूसी 1 कोड करना है या एसए 220। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं, जब भी क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग सम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द फर्म, फिर से बोल रहा हूं, जब भी क्वेश्चन होगा ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ द फर्म, तो आप क्या कोड करोगे? एसक्यूसी 1। पर जब एक स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट की बात हो रही है और आईसीआई खुद लिख के देता है गिव योर आंसर एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो आप एसए 220 लिखोगे। बट अगर आपको लगता है आईसीआई ने एक एम्बिगुअस क्वेश्चन दे जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा एसक्यूसी 1 आएगा या एसए 220, डोंट वरी, आप दोनों कोड करके आ सकते हो, नंबर नहीं कटेंगे। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब सर सबसे पहले आ जाओ, बेसिक ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं एसक्यूसी 1 का क्या है। एसक्यूसी 1 कहता है हमारी एक जो फर्म है उसको क्या करना है सर? इसको कंप्लाई करना है पीआरएल रिक्वायरमेंट से। सर ये पीआरएल रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, जैसे कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है सर। प्लस अगर कोई कंपनी ऑडिट कर रहे हो तो क्या आपको कंपनीज एक्ट 2013 से भी कंप्लाई करना है? हाँ सर। तो रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट से भी कंप्लाई करना है। तो फर्म हो चाहे उसके लोग हो, दे विल हैव टू कंप्लाई विद पीआरएल रिक्वायरमेंट। एंड जब आप इन पीआरएल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करोगे तो आपको नहीं लगता रिपोर्ट एकदम परफेक्ट निकलेगी? हाँ, रिपोर्ट विल बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस, यानी आप सही ओपिनियन दे पाओगे। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। अब एक बात बताओ सर, हम इस चैप्टर में बार बार मैं वर्ड यूज करूंगा ईपी। ये ईपी कौन है? ईपी इज द एंगेजमेंट पार्टनर। आप ऐसा समझ लो, अगर एक पूरी टीम है तो उस टीम का जो हेड है उसी का नाम ईपी है। अब ये जो ईपी है ये सर क्या होना चाहिए? इसकी ना कुछ क्वालिटीज है, ये बेसिक क्वालिटीज बस आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए सीए इन प्रैक्टिस। सीए इन प्रैक्टिस का क्या मतलब है? मेंबर ऑफ आईसीआई इन फुल टाइम प्रैक्टिस। ठीक है सर। प्लस यही बंदा है जो रिस्पॉन्सिबल है कि पूरी ऑडिट एंगेजमेंट, पूरी अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्वालिटी बनी रहे, तो ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंगेजमेंट। ठीक है सर। बट क्या लोग इसकी सुनेंगे? हाँ सर सुनेंगे, क्योंकि इसके पास अथॉरिटी भी है। तो ये तीन बातें ध्यान रखना सर, क्या क्या? सीए इन प्रैक्टिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी। से विद मी, सीए इन प्रैक्टिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, ये तीन बातें बस आपने ध्यान रख के चलनी है। ठीक है सर। अब सर आप बोल रहे थे हमें एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाना है एज पर द एसक्यूसी 1। इस सिस्टम में हमें जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने हैं, इस सिस्टम में जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाने हैं वो आपने इन्हीं चीजों के रिगार्डिंग बनाने हैं, लीडरशिप रिक्वायरमेंट्स, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है,
और सर क्या क्या एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ये सारी बातें अब हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है सर, सबसे पहला आता है पॉइंट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। कहीं ना कहीं अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करके चलनी है अपनी ऑडिट एंगेजमेंट पे, तो कैसे एक लीडर रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले तो सर लीडर की जो हरकतें होंगी, जैसे हमारे घर पे होता है, हमारे जैसे पेरेंट्स की हरकतें होते हैं, बच्चे भी वैसे ही बनते हैं। तो ये कहता है एक्शंस ऑफ द ईपी एंड द मैसेजेस, इन दोनों को ध्यान में रख के कहीं ना कहीं जो आपका लीडर है उसको बताना पड़ेगा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी, कि भाई क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर अगर क्वालिटी इंपॉर्टेंट है तो क्वालिटी मेंटेन कैसे करें? आपने दो रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है सर। क्या? एक तो बाहर वाली एंड एक अंदर वाली। सर ये बाहर वाली और अंदर वाली क्या है? मैंने आपको बोला था कि आपकी ऑडिट एंगेजमेंट किसके हिसाब से होनी चाहिए? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट। तो इनको हम प्यार से क्या बोलते हैं? PRL रिक्वायरमेंट। सो मेक श्योर दैट योर वर्क इज कंप्लाइंग विद द PRL रिक्वायरमेंट, यानी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। अब बाहर वाली रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करने के लिए हमको खुद का अपना एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाना पड़ेगा। हाँ सर, तो आपने कंप्लाई करना है किससे? अपने खुद के अंदर बनाए हुए सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, जिसमें आपकी खुद की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होंगी। जब आप इन दोनों रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करोगे तो मुझे एक बात बता दो, आप शुभम सर ने क्या कहा था? सर शुभम सर ने कहा था रिपोर्ट विल बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस। आपका ओपिनियन एकदम परफेक्ट जाएगा, तो यही आपका अगला पॉइंट बन जाएगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस। क्या ये तीन बातें समझ आ गई? हाँ सर, दो रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है, बाहर वाली अंदर वाली, यानी सबसे पहले तो PRL रिक्वायरमेंट, दूसरा फर्म के खुद के सिस्टम, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। जब दोनों से कंप्लाई करेंगे तो रिपोर्ट सही बनेगी, यानी रिपोर्ट विल बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस। सर लास्ट पॉइंट क्या है? अगर खुदा ना खास्ता रिपोर्ट में कोई गलती है, खुदा ना खास्ता आपके ऑडिट में कोई गलती है, तो क्या जो आपके फर्म के लोग हैं उनको शिकायत करने का मौका होना चाहिए? हाँ सर, इसी बात को अंग्रेजी में कहता है टीम्स एबिलिटी टू रेज द कंसर्न्स। टीम्स एबिलिटी टू रेज द कंसर्न्स बिना किसी डर के, विदाउट एनी फियर ऑफ पनिशमेंट, विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्राइजल। तो ये 4 पॉइंट्स आपके हो जाते हैं। लास्ट में कहता है क्वालिटी इंपॉर्टेंट ही नहीं जरूरी भी है। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, क्वालिटी इंपॉर्टेंट ही नहीं जरूरी भी है। क्वालिटी इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट। तो ये आपके ऑडिट एंगेजमेंट की क्वालिटी मेंटेन करने का जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी ईपी को, वो इस तरह से निभाएगा। आर दीज पॉइंट्स क्लियर टू यू? यस सर। लास्ट टाइम एक बार फटाफट रिवाइज करा दो। ईपी अपनी हरकतों से, अपने एक्शंस और अपने मैसेजेस से बताएगा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वालिटी से कंप्लाई करेंगे? बाहर वाली अंदर वाली, यानी PRL रिक्वायरमेंट, फर्म की खुद की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ठीक है सर, जब दोनों से कंप्लाई करोगे तो रिपोर्ट बनेगी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस। एंड लास्ट पॉइंट वाज रेज द कंसर्न्स विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्राइजल। बिना किसी डर के आप अपने कंसर्न्स को रेज करो। और लास्ट में बोलो क्वालिटी इंपॉर्टेंट ही नहीं जरूरी भी है। अब सर एक पॉइंट और, एक बात बताओ, हमें अगर क्वालिटी मेंटेन करके चलनी ही है, अगर आपको फर्म में क्वालिटी रखनी ही है, तो इसके हिसाब से पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बना दो। हाँ सर, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बना दो। और इसी के ऊपर हमने क्लास में क्वेश्चन भी किया था, जहां पे हमारे पास एक ऑडिट असाइनमेंट आया। जब वो ऑडिट असाइनमेंट आया तो सामने वाला कहता है 25% एक्स्ट्रा फीस दूंगा, 25% एक्स्ट्रा फीस दूंगा। तो हमने कहा था हमें फीस से फर्क नहीं पड़ता, हमें क्वालिटी ऑफ ऑडिट से फर्क पड़ता है। यानी क्या मैं बोल दूं, क्वालिटी कंसीडरेशन शुड ओवरराइड द कमर्शियल कंसीडरेशन? आंसर इज यस। फीस जो होती है, ऑडिट फीस जो होती है, वो कमर्शियल कंसीडरेशन है, बट आपकी जो ऑडिट क्वालिटी है दैट शुड ओवरराइड द कमर्शियल कंसीडरेशन। तो अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जिसके अंदर इंटीग्रिटी की कमी है, अगर ऐसा कोई क्लाइंट है जो गलत काम करता है, क्या आप उसका ऑडिट एक्सेप्ट करोगे? मैंने कहा नहीं, चाहे वो मुझे डबल फीस दे या ट्रिपल फीस। तो यही बात ये कहने की कोशिश कर रहा है, कंसीडरेशंस अपहोल्डिंग द क्वालिटी ऑफ द फर्म। तो ये कहता है कुछ 4-5 चीजें आपने करके चलनी है ताकि आपकी फर्म में क्वालिटी बनी रहे। मैंने कहा सबसे पहले तो जब भी कोई चीज करनी है उसके रिगार्डिंग पॉलिसी बना दो। तो देयर शुड बी पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू क्वालिटी। अब सारे बच्चे बोलो सर पॉलिसी बनाने के लिए पैसे लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो पॉलिसी बनाने के लिए यू शुड डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेज। पॉलिसी बनाने के लिए यू शुड डिवोट सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ठीक है सर। अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर पॉलिसीज बने? मैनेजमेंट की। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पैसा कौन देगा? मैंने कहा मैनेजमेंट देगा। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट कमर्शियल कंसिडरेशन, पैसा शुड नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। कहीं ना कहीं क्वालिटी ऊपर रहनी चाहिए, कमर्शियल कंसिडरेशन नीचे रहनी चाहिए। क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए? हाँ सर। जल्दी से बताओ क्वालिटी कैसे आएगी? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बना के। इसको बनाने के लिए क्या लगेंगे? पैसे, सफिशिएंट रिसोर्सेज। कौन देगा? मैनेजमेंट देगी। ये 3 पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। लास्ट पॉइंट कहता है
कोई भी क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले आपने 2-3 चीजें देखनी है। ये जो फोर्थ पॉइंट है, जस्ट आफ्टर 2 मिनट्स वी विल कवर, एक पॉइंट आएगा उसमें, ठीक है, जैसे ही वो आएगा मैं वापस यहां पे रिलेट करवा दूंगा, ठीक है सर। तो पहला पॉइंट जो था हमारा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आ जाओ एथिकल रिक्वायरमेंट। सर एथिकल रिक्वायरमेंट वही है जो हम प्रोफेशनल एथिक्स में सीखते हैं, जो मैं कहता हूं कोई ऐसी क्वालिटीज है जो हर कोई प्रोफेशनल में होनी चाहिए। कोई प्रोफेशनल का क्या मतलब था? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, जो कि प्रोफेशनल बिहेवियर, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन प्रोफेशनल एथिक्स, बस यहां पे हमने इसको डाल दिया, ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, जब ये सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई होंगी, क्या ऑडिटर का इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है? हाँ सर। किसने बोला था? एसए 200 उइया कासा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, यानी जब तक ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वो अपना ऑडिट तमीज से कर ही नहीं पाएगा। तो ये कहता है क्या इंडिपेंडेंस के लिए भी पॉलिसी बनाए? हाँ, जब जब मैं बोलूं पॉलिसी, जब जब मेरा दिल बोले ओले ओले, जब जब मैं बोलूं पॉलिसी, कौन सा एसक्यूसी, कौन सा स्टैंडर्ड आएगा? SQC1। तो SQC1 कहता है आपने एक इंडिपेंडेंस की पॉलिसी बनानी है। अच्छा सर, पॉलिसी बस बना के जेब में रख लें या कम्युनिकेट करनी पड़ेगी? बाबा कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। तो ये कहता है कम्युनिकेट, कम ऑन एवरीवन, कम्युनिकेट द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू द पर्सनल एंड अदर्स। जो भी आपके फर्म में लोग हैं उनको कम्युनिकेट करके चलो, ठीक है सर। हमने ना प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ा था, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स एंड सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स एंड सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो थ्रेट्स क्रिएट करते हैं इंडिपेंडेंस पे। ओ, जब जब थ्रेट आता है तो हम क्या लगाते हैं? सर हम सेफगार्ड लगाते हैं। जल्दी से सारे बच्चे बताओ, जब जब थ्रेट आता है तो आप क्या लगाते थे? सर हम सेफगार्ड लगाते थे। उस सेफगार्ड से क्या करोगे? या तो आप थ्रेट को एलिमिनेट करोगे, भाग यहां से, या आप थ्रेट को रिड्यूस करोगे टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। बट अगर ये दोनों चीजें नहीं हो पा रही तो चुपचाप पतली गली से विड्रॉ कर जाओ, चुपचाप पतली गली से विड्रॉ कर जाओ। तो यही बात आपने याद रखनी, कम्युनिकेट द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। फिर आइडेंटिफाई करो कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस और रिलेशनशिप्स है जो हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं प्रोफेशनल एथिक्स में, व्हिच क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। इफ देयर इज अ थ्रेट, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, अप्लाई द सेफगार्ड टू एलिमिनेट द थ्रेट्स, रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल, और विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। यही सवाल आईसीआई ने आपका नवंबर 23 एग्जाम्स में पूछा था। क्या ये बात समझ आती है? हाँ सर। अब सारे बच्चे बताओ, मान लो अगर कोई ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई, मान लो कोई ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई, यानी मान लो आपका कोई रिलेटिव है, आप ऑडिटर हो, आपका कोई रिलेटिव है, उसने किसी दिन अचानक से मान लो कंपनी के शेयर्स खरीद लिए ऑफ 2 लाख रुपीस, फेस वैल्यू 2 लाख रुपीस। सर फेस वैल्यू 2 लाख मतलब 1 लाख से ज्यादा की फेस वैल्यू पे जब भी कोई शेयर खरीदता है तो हम तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मैंने कहा ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो क्या ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस जब ऐसी होगी तो आपको कहीं ना कहीं 60 डेज में, मैं थोड़ा इंटर का प्रोविजन याद करा रहा हूं, ध्यान रखना, 60 डेज में कहीं ना कहीं करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ सर, 60 डेज में करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि कहीं ना कहीं कोई ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस हो गई है तो आप फर्म को बताओ। ऑल दो सब्जेक्ट टू इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, यानी जिनके ऊपर भी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट लगती है, वो फर्म को बताएंगे कि भाई ब्रीच हुई, ब्रीच हुई। सर ब्रीच इज जस्ट लाइक, आप फील ले सकते हो कहीं पे आग लगी है। क्या लगी है? आग लगी है। तो जब भी आग लगती है तो क्या आप 2-3 दिन का वेट करोगे या प्रॉम्प्टली बताओगे? सर प्रॉम्प्टली बताएंगे, हम फर्म को प्रॉम्प्टली बताएंगे, आग लगी, आग लगी। अब फर्म क्या करेगी? फर्म फायर फाइटर्स को बुलाएगी। किसको बुलाएगी? फायर फाइटर्स को बुलाएगी। सर ये 2 फायर फाइटर्स कौन है? एंगेजमेंट पार्टनर और वो जो रेलिवेंट पर्सोनल है ना, जिसके रिलेटिव ने शेयर खरीदे हैं, उन दोनों को बुलाएगी। फर्म इन दोनों को ब्रीच के बारे में बताएगी कि एंगेजमेंट पार्टनर और वो जो रेलिवेंट पर्सोनल है, सो दैट दे कैन टेक करेक्टिव एक्शन, सो दैट दे कैन टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, दे कैन टेक द करेक्टिव एक्शन। जैसे इन्होंने एक्शन लिया, जैसे इन्होंने एक्शन लिया, फिर ये फर्म को बताएंगे भाई हमने एक्शन ले लिया, सो दैट फर्म कैन डिटरमाइन उसको और कुछ करने की जरूरत है या नहीं। तो जितना आप फील्ड से आगे बढ़ोगे उतनी आपको आसानी रहेगी आगे बढ़ने में। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सर एक बात बताओ, इंडिपेंडेंस की कंफर्मेशन कब कब देनी होती है? मैंने कहा 2 टाइम। एक तो जब आप कोई ऑडिट एंगेजमेंट पे काम शुरू करने वाले होते हो, उससे पहले आपको कंफर्म करना पड़ता है कि मैं इंडिपेंडेंस हूं। ऐसा ही ईवाई में भी होता था हमारे साथ। दूसरा, हमको एनुअल कंफर्मेशन देनी पड़ती थी, आई थिंक अराउंड 30 जून को। तो यहां पे इन्होंने बस एनुअल वाली बात लिख रखी है, तो ध्यान रखना, एनुअली आपने एक रिटर्न कंफर्मेशन देनी कि हां मैं जो फर्म का इंसान हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। ठीक है सर। प्लस आपने सीए इंटर में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। जो भी एक फर्म होती है, ऑडिट फर्म होती है, वो किसी कंपनी का ऑडिट 2 टर्म्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स कर सकती है। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स, यानी बेसिकली वो 10 साल तक ऑडिट कर सकती है। ठीक है सर। अब ये जो 10 साल वो ऑडिट कर रही है किसी लिस्टेड एंटिटी का,
इस 10 साल में एक एंगेजमेंट पार्टनर कब तक कंटिन्यू कर सकता है? 7 साल तक। तो जो लिस्टेड एंटिटीज है उनके केस में जो एंगेजमेंट पार्टनर है ही शैल बी रोटेटेड आफ्टर 7 ईयर्स। 7 ईयर से ज्यादा ये ऑडिट नहीं कर सकता। इस पे भी क्वेश्चन हमने क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कर रखा है। अब जल्दी से सारे बच्चे एक बात बता दो, क्या लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया? हो गया सर। एथिकल रिक्वायरमेंट हो गया? हो गया सर। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड एंगेजमेंट। सर क्या क्या चीजें हैं जो हमें कंसीडर करनी है जब भी हम किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट या कंटिन्यू करते हैं? तो मैंने कहा देखो पहले तो क्लाइंट सच्चा और अच्छा है कि नहीं। जो आपका क्लाइंट है वो सच्चा और अच्छा है नहीं, यानी इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट एंड उसके बदमाश। सर इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट एंड उसके बदमाश मतलब उसके ओनर्स, उसकी मैनेजमेंट, उसकी टीसीडब्ल्यूजी। ओनर्स, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी की इंटीग्रिटी देखेंगे कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट है कि नहीं। ठीक है सर। जब आपने क्लाइंट को देख लिया, अब खुद के गरीबान में झांक के देखो। अब अपनी फर्म में देखो, क्या आप लोग लायक हो या नालायक हो? सर इसका क्या मतलब है? आपके अंदर सीसीटीआर है कि नहीं? सीसीटीआर का मतलब होता है कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, प्लस आपके पास टाइम होना चाहिए ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए, एंड सर लास्ट में क्या होना चाहिए? लोग भी होने चाहिए ताकि वो काम कर सके। तो यू नीड टू सी वेदर द एंगेजमेंट टीम हैज द नेसेसरी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज, टाइम एंड रिसोर्सेज। बोलो मेरे साथ, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज। मान लो आप लोग लायक हो। अब ये चेक करो क्या आप एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर पाओगे? सर एथिकल रिक्वायरमेंट कौन सी जो ऊपर मैंने आपको बताई थी, कौन कौन सी थी? कोई प्रोफेशनल, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। सो सी वेदर द फर्म एंड एंगेजमेंट टीम कैन कंप्लाई विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। एंड लास्ट में आता है सर क्या? सिग्निफिकेंट मैटर्स। जो भी आपको लगता है आपको सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज हुई, जो भी आपको लगता है एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क थे, वो सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी आपको करंट एंगेजमेंट में लगता है हो सकते हैं या पिछली एंगेजमेंट में मिले, उनको भी आपने कंसीडर करके चलना है। आई होप दीस पॉइंट्स आर क्लियर। यस सर। अब याद कैसे रहेंगे? मैंने कहा जब भी आईसीआई बोले, थोड़ी सी ना फील में जाना। जब भी आईसीआई बोले कोई ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले क्या देखोगे? मैंने कहा प्यार की राह में चलना है। याद है वो गाना मैन विल बी मैन? हाँ। तो मैंने कहा हर क्लाइंट में एक सेक्रेटरी होती है। सेक्रेटरी का शॉर्ट फॉर्म होता है सेकी। तो हम सेकी देखेंगे। सेकी का क्या मतलब है? मैंने कहा एस फॉर सिग्निफिकेंट मैटर, ई फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट। क्या हमारी फर्म एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर पाएगी? सी का क्या मतलब है? सीसीटीआर, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज। बोलो मेरे साथ, बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है हनुमान चालीसा गा रहे हैं। जल्दी से सारे बच्चे बोलो, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज। वेरी वेरी गुड। एंड लास्ट में सर क्या आएगा? मैंने कहा लास्ट में आएगा इंटीग्रिटी। तो इस तरह से आपने एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान रख के चलना है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब इसके बाद सर आता है इंटीग्रिटी। अभी आपने बताया हमें इंटीग्रिटी देखनी है क्लाइंट की। सर इंटीग्रिटी देखेंगे कैसे? फटाफट पानी के 2 घूंट लगाओ, अभी बताता हूं कैसे देखते हैं। इंटीग्रिटी देखने के लिए आपको ये 4-5 बातें देखनी है। सबसे पहले समझते हैं सर क्या ये कहता है, व्हाट इज द रीजन फॉर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। आपको क्यों अपॉइंट किया जा रहा है, पुरानी वाली को क्यों नहीं रीअपॉइंट किया जा रहा? ठीक है सर। दूसरा कहता है कि आपका क्लाइंट का धंधा क्या है। अगर आपका क्लाइंट चरस और गांजे का धंधा करता है, आप उसको एक्सेप्ट करोगे? मैंने कहा नहीं। उसके बाद कहता है क्लाइंट का एटीट्यूड क्या है अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेकर, इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर। अगर उसको अकाउंटिंग पॉलिसी और इंटरनल कंट्रोल्स में दिलचस्पी नहीं है तो बेकार क्लाइंट है, एक्सेप्ट मत करना। ठीक है सर। अगला पॉइंट है अग्रेसिवनेस ऑफ द क्लाइंट। सर अग्रेसिवनेस किसको लेके? आपकी फीस को कम से कम रखने के लिए, मतलब उसको क्वालिटी ऑफ ऑडिट से फर्क नहीं पड़ता, फीस से फर्क पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई क्लाइंट है जिसको सिर्फ फीस कम करने की पड़ी है, मत एक्सेप्ट करना। ठीक है सर। अगला पॉइंट कहता है इन एप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ वर्क, मतलब आपको जो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। तो जब एविडेंस ही नहीं मिलेगा तो कंक्लूजन किस बात का? कंक्लूजन ही नहीं होगा तो ओपिनियन किस बात का? तो यानी एट द एंड ऑफ द डे आप रिपोर्ट ही नहीं दे पाओगे। रिपोर्ट ही नहीं दे पाओगे तो एक्सेप्ट क्यों करते हो? मत करो। एंड लास्ट में सर हमारा क्लाइंट लॉन्ड्री का बिजनेस करता है, वो कपड़े धोने वाली नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग। तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस करता है तो प्लीज क्लाइंट को एक्सेप्ट मत करना। क्या ये सारे पॉइंट समझ आ गए? हाँ सर। अब सर इन पॉइंट्स को याद कैसे रखना है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। तुमको राहुल याद है? हाँ। तो राहुल ने प्रपोज किया अंजलि को, याद रखना। राहुल ने प्रपोज किया अंजलि को, बट अंजलि को उसकी नेचर बिल्कुल पसंद नहीं आई। सर अंजलि को उसकी नेचर बिल्कुल क्यों नहीं पसंद आई? बंदा बड़ा ही एटीट्यूड वाला था, बंदा बड़ा ही अग्रेसिव था। तो क्या ये चीजें एप्रोप्रिएट है या इनएप्रोप्रिएट? सर ये तो बड़ी ही इनएप्रोप्रिएट चीज है। एंड कभी कभी मनी लॉन्ड्रिंग भी करता था। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स है जो आपको इस छोटी सी प्यारी सी कहानी से याद रह सकते हैं। जल्दी से बताओ सर क्या क्या पॉइंट्स थे? प्रपोज्ड, ठीक है। अंजलि को उसकी नेचर के बारे में पता चला। नेचर क्या थी? एटीट्यूड, अग्रेसिव। एंड
इस वजह से वो बड़ी इनएप्रोप्रिएट नेचर थी। तो आई होप 5 से 6 पॉइंट आप याद रख पाओगे। यही क्वेश्चन आईसीएआई ने नवंबर 19 में पूछा था। लास्ट बार सारे पॉइंट्स बता दो। प्रपोज का क्या मतलब था? रीजन फॉर द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। ठीक है सर। नेचर का क्या मतलब था? नेचर ऑफ द क्लाइंट्स ऑपरेशन, धंधा क्या है। ठीक है सर। एटीट्यूड किसको लेके? अकाउंटिंग पॉलिसी और इंटरनल कंट्रोल को लेके। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल को लेके। अग्रेसिवनेस किसको लेके? मेंटेनिंग द फर्म्स फी एज लो एज पॉसिबल। इनएप्रोप्रिएट मतलब इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ वर्क, एविडेंस ही नहीं देते। एंड लास्ट पॉइंट क्या था मेरे मित्रों? क्लाइंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पार्ट है, इसी के ऊपर हमने क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी किया था। मैं बता रहा हूं, इस रिवीजन के बाद आप सारे क्वेश्चन धनाधन धन कर लोगे। अब सर एक कॉन्सेप्ट और आता है, क्या आपने बोला था सेकी में हम इंटीग्रिटी के साथ साथ सीसीटीआर भी देखते हैं। तो ये कहता है सीसीटीआर में आप क्या क्या मैटर्स कंसीडर करोगे। जैसे ये क्वेश्चन आ जाए ना, ऊपर देख के बस भगवान को बोल देना थैंक यू सर, थैंक यू। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा है। तो देखो क्या कहता है, क्या क्या मैटर्स कंसीडर करोगे इन डिटरमाइनिंग क्या फर्म के पास कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम और रिसोर्सेज है कि नहीं। तो मुझे बताओ कौन है वो बंदा जो कॉम्पिटेंट और कैपेबल है? सर जिसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है। बोलो मेरे साथ, कौन है वो बंदा जो कॉम्पिटेंट और कैपेबल है? सर वही जिसके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है। नॉलेज किसकी? इंडस्ट्री की। सपोज आप एयरटेल का ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री समझ आनी चाहिए। ठीक है सर। एक्सपीरियंस किसको लेके? ऑडिट रिपोर्टिंग को लेके। या फिर अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो उसके पास ये शिद्दत है, एबिलिटी है कि वो नॉलेज को गेन कर सकता है। तो बस नॉलेज और एक्सपीरियंस ध्यान रखना। ठीक है सर। रिसोर्सेज का क्या मतलब है? आपके पास सफिशिएंट लोग होने चाहिए काम करने के लिए। यानी यू शुड हैव, इससे मैंने ये रिलेट कर लिया, यू शुड हैव सफिशिएंट पर्सोनल जिनके पास कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी है। मान लो आपके पास कुछ कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी मिसिंग है तो आप एक एक्सपर्ट को बुला सकते हो। आप एक एक्सपर्ट को बुला सकते हो, आप किसी EQCR को बुला सकते हो अपने रिव्यू के लिए। तो ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखना सर। क्या? रिसोर्सेज में 3 पॉइंट्स है, सफिशिएंट रिसोर्सेज, सफिशिएंट पर्सोनल टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। ठीक है सर। अगर कमी पड़ रही है तो एक्सपर्ट को बुला लो। E फॉर एक्सपर्ट, E फॉर EQCR को आप बुला सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। एंड लास्ट में सर टाइम भी होना चाहिए। टाइम भी होना चाहिए। मैंने कहा टाइम से कौन सा पॉइंट रिलेट कर सकते हैं? एंगेजमेंट शुड बी कंप्लीटेड विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन। यानी आपका काम टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। तो यही सारी बातें आपने समझनी है। जब भी मैं बोलूंगा कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी यानी नॉलेज और एक्सपीरियंस। रिसोर्सेज का क्या मतलब है? सफिशिएंट पर्सोनल, एक्सपर्ट, EQCR, इन सब की बात करेंगे। एंड लास्ट में कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? हाँ सर। अब सर एक बात बताओ, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी जाना है, क्या विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट भी होता है? हाँ। और इसको हम कैसे ध्यान रखेंगे भाई? ब्रेकअप स्टोरी। सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना। अब ऑडिट और क्लाइंट का ब्रेकअप होने वाला है। मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। फटाफट पानी के 2 घूंट लगो, बताता हूं तुमको। जिस जिस बच्चे का जिंदगी में ब्रेकअप हुआ है ना, उसको तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। सर एक बात बताओ, क्या जब भी आपको किसी से ब्रेकअप करना होता है, क्या आप सीधा बोल देते हो ब्रेकअप 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 और ब्रेकअप डन? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। ब्रेकअप करने से पहले हमको सामने वाले को बताना पड़ता है कि क्यों कर रहे हैं। यानी क्यों कर रहे हैं भी नहीं, मतलब हम सामने वाले को एक लास्ट वार्निंग देते हैं। मैं ऐसा बोलूं? हाँ सर, लास्ट वार्निंग देते कि भाई अपनी हरकतों को सुधार लो वरना ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये कहता है एज अ ऑडिटर भी आप सीधा मत बोल देना मैं जा रहा हूं, पहले सामने वाले को एक हिंट दे देना कि आप जा सकते हो। तो ये कहता है डिस्कस विद द क्लाइंट्स मैनेजमेंट एंड TCWG रिगार्डिंग द एक्शन दैट द फर्म माइट टेक बेस्ड ऑन द रेलिवेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस। जो अभी हालात चल रहे हैं क्लाइंट में, उसको ध्यान में रखते हुए हम विड्रॉ कर सकते हैं। फिर अगर आपको लगता है ये लोग नहीं सुधर रहे, अभी भी वो सामने वाली पार्टी रेड फ्लैग ही है, तो फिर अगर आपको लगता है इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, देन डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड TCWG द विड्रॉल एंड रीजंस फॉर विड्रॉल। क्यों आप जा रहे हो एंड क्या रीजंस फॉर विड्रॉल है। एंड साथ ही साथ अगर आपको याद हो कंपनीज एक्ट में हमने एक सेक्शन पढ़ा था 140 सबसेक्शन 2, जिसमें जब भी ऑडिटर रिजाइन करता है तो उसको फाइल करना पड़ता है ADT3 में हो गया फ्री 30 डेज में, रीजंस बताते हुए कि वो क्यों गया। ये रीजंस उसको सिर्फ कंपनी को नहीं बताने होते, ROC को भी बताने होते हैं। तो सर ROC का मतलब है प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। जो आपके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से देखो क्या आपको इसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी बताना है। क्या ये 3 बातें क्लियर है? हाँ सर। सीधा चले जाओगे या पहले बताओगे हम ये एक्शन ले सकते हैं, हम ये एक्शन ले सकते हैं। फिर 2 लोगों को बता के जाना, एक तो कंपनी को और ROC यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी को। एंड लास्ट में सर डॉक्यूमेंट कर लेना। मैंने कहा क्या
सामने वाली पार्टी ने क्या क्या इश्यूज रेस करे, हो सकता है आपको एविडेंस ना लेने दे रहे हो, इन इश्यूज पे आपने क्या कंसल्टेशन ली, उन कंसल्टेशन पे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करे, एंड व्हाट वाज द बेसिस फॉर कंक्लूजन। तो ये बेसिक सी बात आप डॉक्यूमेंट करोगे, ठीक है। तो ब्रेकअप स्टोरी जल्दी से बताओ, पहले डिस्कस करेंगे द एक्शंस दैट द फर्म माइट टेक, फिर उसके बाद बताएंगे विड्रॉल के बारे में, विड्रॉल एंड रीजंस ऑफ विड्रॉल टू द कंपनी मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, रिपोर्ट करेंगे टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड डॉक्यूमेंट करेंगे आईसीसी इश्यूज, कंसल्टेशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, क्लियर है बॉस, क्लियर है। यही सवाल आपका नवंबर 22 में आईसीआई ने पूछा था। मैं बता रहा हूं इसी रिवीजन के साथ आपका मोटा मोटी क्वेश्चन बैंक निपट जाएगा। अब फटाफट आ जाओ सर, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज अभी हमारे कितने पॉइंट्स हो गए, जल्दी से एक बार इधर आओ। सर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हो गए सर। अब आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में तुम बता दो तुमको अच्छे लोग चाहिए अपनी फर्म में, बेकार लोग? सर अच्छे लोग यानी कॉम्पिटेंट केपेबल लोग चाहिए, हाँ, प्लस उसके अंदर सलमान भाई का कमिटमेंट होना चाहिए। तो ये कहता है जो भी आप अपने फर्म में लोग लेके आओगे वो कॉम्पिटेंट केपेबल होने चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, सो दैट आप एप्रोप्रिएट रिपोर्ट इशू कर पाओ। सर इसमें क्या क्या पॉलिसीज आएंगी? वही जो आपकी बिजनेस स्टडीज की टीचर ने क्लास 12th में आपको स्टाफिंग चैप्टर पढ़ाते वक्त सिखाई थी। रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है सर। जब आपने रिक्रूटमेंट किया तो सामने वाले की परफॉर्मेंस इवेल्युएट करो, क्या वो बंदा कॉम्पिटेंट और केपेबल है, जस्ट गो विद द फ्लो। सबसे पहले रिक्रूटमेंट करेंगे, फिर चेक करेंगे सामने वाला बंदा कॉम्पिटेंट और केपेबल है कि नहीं, परफॉर्मेंस इवेल्युएट करेंगे। अगर कॉम्पिटेंट और केपेबल है तो उसको दो चीजें देंगे, कंपेंसेशन और प्रमोशन। कम ऑन, कंपेंसेशन और प्रमोशन और बेचारे का करियर डेवलप कराएंगे ताकि उसकी नीड्स पूरी हो जाए। तो ये बस आपने एक फ्लो में 2 बार 3 बार रीड करना है, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। अब सर इसके रिगार्डिंग क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होने चाहिए, इसमें कुछ ज्यादा तड़क भड़क बात नहीं है, बस रीड करके चलना है। आपने देखना है आइडेंटिफाई एंड रोल ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर आर कम्युनिकेटेड टू द की मेंबर्स ऑफ द क्लाइंट्स मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी। बेसिकली सिंपल सी बात है, हमारा एंगेजमेंट पार्टनर कौन है, उसकी आइडेंटिटी और उसका क्या रोल रहेगा एंगेजमेंट में, वो आप क्लाइंट को बता दो। मैंने कहा वेरी गुड। एंगेजमेंट पार्टनर के पास क्या क्या होनी चाहिए सर, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, केपेबल होना चाहिए, उसके पास टाइम भी होना चाहिए, उसके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है सर। जो ईपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको डिफाइन करो, कम्युनिकेट करो टू दैट पार्टनर। तो पार्टनर को खुद को भी पता होनी चाहिए उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिक सी बात है, नथिंग मच क्रिटिकल अबाउट इट, जस्ट रीड। ठीक है सर। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। सर एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में हमको क्या ध्यान रखना है, ध्यान से समझना। इसमें जो मेन मुद्दे हैं जिनको मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो क्या है सर, सबसे पहले है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन आप सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर में लोगे। बोलो मेरे साथ, जब भी कोई पेचीदा चीज मिलेगी जो आपको समझ में नहीं आ रही, उस पे आप कंसल्टेशन लोगे। अब ये कंसल्टेशन कहां से ले सकते हैं, मैंने कहा दोनों जगहों से। आप अपनी फर्म के अंदर के लोगों से भी ले सकते हो अगर आपके पास फर्म के अंदर एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, या आप किसी बाहर के आउटसाइड एक्सपर्ट से भी पूछ सकते हो। तो दीज कैन इंक्लूड डिस्कशन विद इंडिविजुअल्स विद इन और आउटसाइड द फर्म जिनके पास ये एक्सपर्टीज है टू रिजॉल्व दिस मैटर। इसके ऊपर एमसीक्यू भी आपके एमसीक्यू बुकलेट में, तो वो आराम से हो जाएगा। ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, जब भी कोई रिव्यूअर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज करता है तो रिव्यू कौन करता है? छोटे लोग बड़ों का रिव्यू करते हैं, बड़े लोग छोटों का? सर बड़े लोग छोटों का, यानी द मोर एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स रिव्यू द वर्क ऑफ लेस एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। तो मुझे बताओ, जब भी आपने अपनी आर्टिकलशिप में अपना रिव्यू कराया तो क्या होता है सर, वो हमारा जो रिव्यूअर है वो सबसे पहले चेक करेगा क्या हमने कंप्लाई किया विद अवर बेसिक रिक्वायरमेंट, जो हमारी फेवरेट रिक्वायरमेंट बन गई है, पीआरएल रिक्वायरमेंट। पीआरएल का क्या मतलब था? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। अब अगर एज अ जूनियर मुझसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या वो मैं सीनियर को रेज करूंगा? हाँ। सो नेक्स्ट थिंग इज, जो सीनियर चेक करेगा क्या मैंने सिग्निफिकेंट मैटर्स को रेज किया फॉर फर्दर कंसिडरेशन। सीनियर ऊपर है ना, तो दे हैव टू बी रेज्ड फॉर फर्दर कंसिडरेशन। अब क्या सीनियर दूध का धुला है? नहीं सर, सीनियर दूध का धुला नहीं है। तो अगर उसको कोई डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर मिलेगा तो वो क्या लेगा? एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन। तो ये 3 चीजों का फ्लो ध्यान रखना सर। क्या? सबसे पहले सीनियर चेक करेगा जूनियर ने बेसिक रिक्वायरमेंट से कंप्लाई किया। अब जूनियर को जहां पे दिक्कत आई वो सीनियर के पास लेकर गया, जहां सीनियर को दिक्कत आई वो कंसल्टेशन लेने गया। जैसी कंसल्टेशन ली, मुझे पता लगा मेरा काम ठीक नहीं था, तो मैंने क्या करूंगा सर? यू नीड टू रिवाइज द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड और ऑडिट प्रोसीजर बोल दो। अब जब आप ऑडिट प्रोसीजर करते हो तो क्या मिलता है? ऑडिट एविडेंस मिलता है। तो अगला पॉइंट आपने बस यही देखना है, एविडेंस ऑब्टेन्ड शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। एंड जब आप एविडेंस ऑब्टेन करोगे, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, रिपोर्ट इशू करोगे, तो क्या अचीव हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव इज अचीव।
तो जस्ट गो विद द फ्लो, फटाफट एक बार पूरा फ्लो मुझे रिकॉल करा दो। इसके ऊपर ही 3 से 4 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में है सर। सबसे पहले सीनियर क्या चेक करता है, जूनियर ने कंप्लाई किया विद द बेसिक रिक्वायरमेंट, दैट इज पीआरएल रिक्वायरमेंट। जब भी कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले दे शुड बी रेज फॉर फर्दर कंसिडरेशन। उसको भी समझ में नहीं आया तो कंसल्टेशन लो ऑन डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर, एंड जो कंसल्टेशन से सीखा उसको डॉक्यूमेंट करो। अल्टीमेटली कंसल्टेशन से क्या रिवाइज हुआ, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर या वर्क परफॉर्म। उससे क्या मिलेगा, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। क्लियर है? क्लियर है सर। बस 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 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स और रह गए हैं सर। अगला टॉपिक क्या है, EQCR। यही EQCR के ऊपर आपके MTP नवंबर 23 में क्वेश्चन आया था सर। EQCR का सबसे पहले तो हमको मतलब बता दो। EQCR का मतलब है या तो फर्म के अंदर का बंदा या फर्म के बाहर का। बोलो मेरे साथ, फर्म के अंदर का बंदा या फर्म के बाहर का, यानी पार्टनर और पर्सन इन द फर्म हु इज अ मेंबर ऑफ ICAI। तो ये तो या तो फर्म के अंदर का कोई इंसान हो सकता है या कोई क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बोलो मेरे साथ, क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये लोग हैं जो EQCR हो सकते हैं। ठीक है सर। क्या सिर्फ इंसान होना काफी है या EQCR होने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस और अथॉरिटी भी होनी चाहिए? सर इनके अंदर एक्सपीरियंस और अथॉरिटी होनी चाहिए। अब इनका काम क्या है सर? काम है चीजों को चेक करना। बोलो मेरे साथ, काम है चीजों को चेक करना बायसनेस के साथ। सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो? बायसनेस के साथ नहीं, विदाउट बायसनेस। तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिवली इवेलुएट बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड। सर क्या इवेलुएट करेंगे? ये इवेलुएट करते हैं जजमेंट्स और कंक्लूजन्स रीच्ड इन फॉर्मुलेटिंग द रिपोर्ट। जो आपने रिपोर्ट में जजमेंट लगाई, जो आपने कंक्लूजन लगाए, उसको कहीं ना कहीं EQCR चेक करके चलेगा। तो ये आपने डेफिनेशन इस 3 स्टेजेस में ध्यान रखनी। पहले बताओ EQCR कौन हो सकते हैं? फर्म के अंदर का बंदा, बाहर का बंदा, बट मेंबर ऑफ ICAI होना चाहिए। बाहर वाला तो भी क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है सर। अब इनके पास क्या होना चाहिए? बोलो, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, अथॉरिटी भी होनी चाहिए। कम ऑन, एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए, अथॉरिटी भी होनी चाहिए, ताकि ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट कर सके जजमेंट्स एंड कंक्लूजन। अब सर जो EQCR है ये कौन सी एंटिटीज के लिए होता है? तो सारे बच्चे बोलो, लिस्टेड एंटिटीज। जो लिस्टेड एंटिटीज के ऑडिट होते हैं उनके लिए EQCR कराना जरूरी है बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इज साइंड। ठीक है? ठीक है सर। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा कि रिव्यूअर अपॉइंट हो रहा है? इंगेजमेंट पार्टनर। इंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि EQCR इज अपॉइंटेड बिफोर द ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड। ठीक है सर। जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है इसके साथ डिस्कस करेगा एंड नॉट डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ EQCR, यानी EQCR कंप्लीट होगा तभी हम ऑडिट रिपोर्ट को डेट करेंगे। अब सर ये EQCR कंसीडर क्या करेगा? इधर आओ। क्या ये भी एक नॉर्मल रिव्यूअर की तरह बेसिक बेसिक बातें कंसीडर करेगा? नहीं, ये मोटी मोटी चीजें देखेगा, जैसे इंडिपेंडेंस। ये देखेगा फर्म की इंडिपेंडेंस। ठीक है सर। अब मान लो इंडिपेंडेंस नहीं है, अब मान लो इंडिपेंडेंस नहीं है, तो सर ये कौन सी रिस्क है? सिग्निफिकेंट रिस्क। तो जो हम सिग्निफिकेंट रिस्क कंसीडर करते हैं ना, ऐसे 315। सर कौन कौन सी सिग्निफिकेंट रिस्क थी? सारे बच्चे जो जो ऑडिट पढ़ के आए फटाफट एक बार मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के इसको बताना। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, कॉम्प्लेक्स फ्रॉड। कॉम्प्लेक्स फ्रॉड का क्या मतलब था? चलो बता ही देता हूं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, फ्रॉड। फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टी। उसमें भी कौन सी ट्रांजेक्शन से दिक्कत होती है? आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। डी का मतलब था सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, जो भी अकाउंटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही है, यानी अमेंडमेंट्स आ रही है बाहर मार्केट में, उनसे कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अब मुझे बताओ, सिग्निफिकेंट रिस्क सिग्निफिकेंट है, तुमको कैसे पता? सर ये हमारी जजमेंट है। सिग्निफिकेंट रिस्क सिग्निफिकेंट है, ये तुमको कैसे पता? तुम्हारी जजमेंट है। तो EQCR जितनी भी जजमेंट्स ऑडिट फर्म ने बनाई है, जितनी भी जजमेंट्स ऑडिट फर्म ने बनाई है, किसको लेके? मटीरियलिटी और सिग्निफिकेंट रिस्क को लेके वो चेक करेगा। ठीक है सर। सिग्निफिकेंट रिस्क के सिग्निफिकेंट से तो जजमेंट आ गया। रिस्क से क्या हो सकता है? रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। सारे बच्चे बोलो मेरे साथ, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो मैंने कहा रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट वाला पॉइंट ये ध्यान रखना, जो भी आपकी करेक्टेड और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स हैं आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट, किस तरह से आपने उनके साथ डील किया, ये हम बात करते हैं ऐसे 450 में। वो बात भी EQCR चेक करके चलेगा। अब सर जब मिस स्टेटमेंट होती है तो क्या आपको डर लग रहा है? बोलो मेरे साथ, फील से पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। क्या जब मिस स्टेटमेंट होती है तो आपको डर लग रहा है? हाँ। तो मैंने कहा 2 लोगों के पास जाएंगे, 2 लोगों के पास जाएंगे। सर ये 2 लोग कौन है? एक तो कंसल्टेंट, जो अब हमारा दोस्त बन गया। जब भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है या आपको लगता है कोई कंटेंशियस मैटर है, देखो जब भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है या डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर होता है तो आप कंसल्टेशन लेते हो। ठीक है सर। प्लस कई बार आपने ड्यूरिंग द ऑडिट कम्युनिकेशन करी किसके साथ? मैनेजमेंट और TCWG के साथ, तो वो भी EQCR चेक करके चलेगा। तो क्या मैं बोल दूं, EQCR सबसे पहले क्या देखता है? इंडिपेंडेंस। अब अगर इंडिपेंडेंस नहीं है तो अगला पॉइंट बता दो कौन सी रिस्क है?
सर दिस इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क, दिस इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। सिग्निफिकेंट कैसे, तुमको कैसे पता? सर इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, तो जजमेंट चेक करेगा हमारी। जजमेंट किसको लेके? मटीरियलिटी को लेके और सिग्निफिकेंट रिस्क को लेके। अब रिस्क से क्या हो सकता है? फोर्थ पॉइंट सर मिस स्टेटमेंट हो सकती है, बोलो ना। रिस्क से क्या हो सकती है? मैंने कहा मिस स्टेटमेंट हो सकती है। तो मिस स्टेटमेंट को लेके हम किन दो लोगों के पास गए जहां हमको डर लग रहा था? सर एक तो हम गए कंसल्टेशन लेने, तो कंसल्टेशन वाला पॉइंट आ जाएगा। ओहो हो, क्या बढ़िया बात है। एंड लास्ट में कौन आता है? मैनेजमेंट एंड TCWG, जी माने जीनियस। ये बेसिक बात आई होप आपको क्लियर है। अब सर एक टॉपिक और आता है डॉक्यूमेंटेशन बाय EQCR। एक EQCR को क्या क्या डॉक्यूमेंट करके चलना है, तो मैंने कहा बेसिक बेसिक चीजें डॉक्यूमेंट करनी क्या। एज ए EQCR जो भी आपने प्रोसीजर्स आपकी फर्म की पॉलिसीज के हिसाब से रिक्वायर्ड थे, क्या आपने उनको परफॉर्म किया कि नहीं? ठीक है सर, जब आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करे तो क्या आपका EQCR कंप्लीट हो गया बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड? ठीक है सर। प्लस यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व मैटर, जिससे आपको बिलीव हो कि जो आपकी ऑडिट टीम ने जजमेंट्स लगाई हैं, जो ऑडिट टीम ने जजमेंट लगाई है, जो कंक्लूजन लगाए हैं, दीज आर नॉट अप्रोप्रिएट। तो क्या मैं बोल दूं नॉट करके? आपने बेसिकली बोलना है एवरीथिंग इज अप्रोप्रिएट। नॉट करके बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से एवरीथिंग इज अप्रोप्रिएट। सो इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग दैट मेक्स यू बिलीव दैट दीज आर नॉट अप्रोप्रिएट, दैट मींस दीज आर अप्रोप्रिएट। तो इंग्लिश का खेल है, समझ जाना। ठीक है सर, तो तीन चीजें डॉक्यूमेंट करेंगे, फटाफट बताओ। प्रोसीजर्स टाइम पे खत्म हो गए, एंड हमको लगता है हमको ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे लगे कि कुछ गलत है। बोलो, हमको ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे लगे कि जजमेंट्स और कंक्लूजन गलत है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सर एक बात बताओ, ये कहता है कि जो EQCR है वो कुछ ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन करेगा सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड बाय द टीम। सर इसमें ये क्या क्या चीजें चेक करेगा? तो बेसिकली जब आप इवेल्युएशन कर रहे हो एंटिटी के सिग्निफिकेंट जजमेंट्स की, मतलब जजमेंट होता है ना कि आप भी सही होते, मैं भी सही होता, तो हमारी अलग अलग सोच होती है। तो इसका काम है इस सोच को डिस्कस करना विद द एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, फिर सर ये दो चीजें रिव्यू करेगा, क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके ऊपर जो रिपोर्ट आई है, बेसिक सी बात है। जो सिग्निफिकेंट जजमेंट थी EP से डिस्कस करी, ठीक है। फिर इसने रिव्यू किया ऑडिट रिपोर्ट को। ऑडिट रिपोर्ट किस पे दी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उन दोनों को रिव्यू किया, ठीक है। प्लस इनके रिगार्डिंग जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है सिग्निफिकेंट जजमेंट की, उसको ये रिव्यू करेगा। तो क्या मैं बोल दूं जब ये सिग्निफिकेंट जजमेंट की डॉक्यूमेंटेशन देख रहा है तभी ये डिस्कस कर रहा होगा? फील लो, जब ये सिग्निफिकेंट जजमेंट की डॉक्यूमेंटेशन देख रहा है तभी ये डिस्कस कर रहा होगा। हाँ, तो ये तीन बातें आपने ध्यान रखनी है। डिस्कशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर्स विद द फाइनेंशियल विद द एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है। रिव्यू द ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट, एंड लास्ट में सर इन जजमेंट पे जो कंक्लूजन निकला है, इन जजमेंट पे जो कंक्लूजन निकला है उसको, और कंक्लूजन पे जो आपने ओपिनियन बनाया है उसको देखेगा कि वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। ये बेसिक सी चार बातें बस आपने समझ के चलनी है। ठीक है सर। अब इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कहता है कि आपके EQCR के अंदर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। सर ऑब्जेक्टिविटी कब होगी? तो मुझे एक बात बताओ, EQCR किसका काम चेक कर रहा है? एंगेजमेंट पार्टनर का। तो अगर बच्चा ही अपना पेपर चेकर सेलेक्ट करेगा तो क्या ऑब्जेक्टिविटी रहेगी? नहीं सर। तो ये जो EQCR है दिस शुड नॉट बी सिलेक्टेड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर। EQCR क्योंकि एंगेजमेंट को ही चेक कर रहा है तो ही शुड नॉट पार्टिसिपेट इन द एंगेजमेंट। ये एंगेजमेंट टीम के डिसीजंस भी ना बनाए और कुछ और हरकतें भी ना करें जिससे इस बेचारे की ऑब्जेक्टिविटी अफेक्ट हो। सर एक बात बताओ, क्या एंगेजमेंट पार्टनर EQCR को कंसल्ट कर सकता है? आंसर इज यस, प्रोवाइडेड इट शुड नॉट थ्रेटन हिज ऑब्जेक्टिविटी। इस पे भी क्वेश्चन हमने क्वेश्चन बैंक में कर रखा है। तो कैन द EP कंसल्ट द EQCR ड्यूरिंग एंगेजमेंट? यस, एज लॉन्ग एज इट डजंट अफेक्ट द EQCR की ऑब्जेक्टिविटी। अब सर कुछ बेसिक बातें आ गई, फटाफट आ जाओ। ये स्टैंडर्ड अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कब तक कंप्लीट करनी है? ये कहता है एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, इट शुड बी कंप्लीटेड, इसकी जो असेंबली है, जो इसका फोल्डर रेडी करना है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये जो टाइम लिमिट है ना, ये सिर्फ ऑडिट के लिए दे रखी है। सर बाकी एंगेजमेंट्स के लिए, जो बाकी रिव्यू एंगेजमेंट होती है, बाकी अश्योरेंस एंगेजमेंट होती है, बाकी रिलेटेड सर्विस होती है, उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसमें बस ये लिखा टाइमली मैनर में करना है। बट ऑडिट के लिए 60 डेज की लिमिट दे रखी है। सर रिटेन कब तक करनी है? इट शुड बी रिटेन, यहां क्या है 60, यहां है 7, हाला फॉर अ रीजन। तो आपने इस डॉक्यूमेंटेशन को रिटेन करना है 7 ईयर्स के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और द ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। ठीक है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। ही मे एट हिज डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी से उसके कुछ पोर्शंस और एक्सट्रैक्ट शेयर कर सकता है। बट रिमेंबर, कल को अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन किसी के साथ शेयर करूं तो वो ये ना बोले कि आपने काम तमीज से नहीं किया, यानी इट शुड नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म। ठीक है सर। दूसरी चीज,
क्या मैं डॉक्यूमेंटेशन शेयर करूंगा तो कॉन्फिडेंशियलिटी अफेक्ट हो जाएगी? हाँ, तो ये कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ही नहीं, इंडिपेंडेंस भी अफेक्ट हो जाएगी। तो दो बातें ध्यान रखना, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर रहे हो तो कोई ये ना बोल दे काम तमीज से नहीं किया, यानी इट शुड नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म और अफेक्ट योर इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब सर लास्ट के एक दो टॉपिक्स आ जाते हैं, फटाफट देखो क्या। कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन। क्या ये जो सीए फर्म है इसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स आ सकती है? सर कंप्लेंट्स किसको लेके? इसी के ऊपर हमको पूरी पॉलिसी बनानी है। तो ये कहते हैं कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन को लेके क्या पॉलिसी बना सकते हो? मैंने कहा सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो बताओ पॉलिसी में कि व्हाट इज द कंप्लेंट अबाउट। ये कंप्लेंट किस चीज को लेके है? मुझे बताओ तुमको कौन सी दो रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना था? सर आपने कुछ बोला था बाहर वाली और अंदर वाली। हाँ, तो जब भी आप कंप्लाई नहीं करोगे, वेन एवर द वर्क परफॉर्म फेल्स टू कंप्लाई और देर इज अ नॉन कंप्लायंस विद बाहर वाली रिक्वायरमेंट यानी पीआरएल रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट, या अंदर वाली रिक्वायरमेंट यानी आपके खुद के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, खुद का सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, तो ये कंप्लेंट आ सकती है। तो फर्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ कंप्लेंट। अब बताओ सर ये कंप्लेंट आएगी कहां से? हु कैन मेक द कंप्लेंट? मैंने कहा जब बाहर वाली रिक्वायरमेंट और अंदर वाली रिक्वायरमेंट है तो दोनों कंप्लेंट कर सकते हैं, बाहर वाले भी अंदर वाले भी, यानी द कंप्लेंट कैन ओरिजिनेट विद इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म, दोनों जगह से आ सकती है। ठीक है सर। अब कंप्लेंट आएगी कैसे? हाउ वी रिसीव देम, इसके लिए आप कोई मेल आईडी दे सकते हो। सो देयर शुड बी क्लियरली डिफाइंड चैनल्स जिसके थ्रू यू कैन रिसीव द कंप्लेंट। क्या पहले तीनों पॉइंट क्लियर है? हाँ, जनवरी 21 का क्वेश्चन है, अच्छे से कर लो। पहली चीज है व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्लेंट। सो नॉन कंप्लायंस विद द बाहर वाली और अंदर वाली रिक्वायरमेंट। सर बाहर वाली क्या थी? पीआरएल रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट। अंदर वाली रिक्वायरमेंट क्या थी? मैंने कहा अंदर वाली रिक्वायरमेंट का मतलब है खुद के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अब कंप्लेंट कहां से आएगी? इट कैन ओरिजिनेट विद इन द फर्म और आउटसाइड द फर्म। आएगी कैसे? क्लियरली डिफाइंड चैनल्स। ठीक है सर। अब जब कंप्लेंट आएगी तो उसको इग्नोर कर दें? मैंने कहा नहीं, इन्वेस्टिगेट करेंगे, कहीं ना कहीं कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करेंगे। सर इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? कल का आया आर्टिकल या सीनियर पार्टनर? सर सीनियर पार्टनर, और पार्टनर वो जिसका इंगेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जिसका इस ऑडिट इंगेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंप्लेंट्स बाय अ पार्टनर जिसके पास अथॉरिटी एक्सपीरियंस है, जरूरत पड़े तो लीगल काउंसिल को इन्वॉल्व कर देना। स्मॉल फर्म्स क्या कर सकती है? वो किसी क्वालिफाइड एक्सटर्नल पर्सन को यूज कर सकती है। बट याद रहे जो भी कंप्लेंट है, एलिगेशन है, उस पे आपका जो रिस्पॉन्स है इसको आपने डॉक्यूमेंट करके चलना है। अब सर लास्ट में क्या होगा? मैंने कहा लास्ट में बस ये हो सकता है दो लोग गिल्टी हो सकते हैं। सर कौन? या तो पॉलिसी गिल्टी होगी या कोई इंसान गिल्टी होगा। या तो पॉलिसी में कमी है तो पॉलिसी को ठीक कर लो, या इंसान में कमी है तो इंसान को ठीक कर दो। तो ये कहता है रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या कहेगा? देयर इज अ डेफिशिएंसी। या तो देयर कैन बी अ डेफिशिएंसी इन द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, तो उसको ठीक कर लो। या सिस्टम तो ठीक है बट देयर इज अ नॉन कंप्लायंस बाय इंडिविजुअल इन द फर्म, तो इस बंदे को आपको ठीक करना पड़ेगा बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन। सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गो विद द फ्लो। टाइप्स ऑफ कंप्लेंट आएगी कहां से? विद इन द फर्म, आउटसाइड द फर्म। आएगी कैसे? क्लियरली डिफाइंड चैनल। फिर आपने इन्वेस्टिगेट करके एक्शन लेके चलना है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अब आता है सर लास्ट टॉपिक, दैट इज मॉनिटरिंग। इसमें हम क्या बोलेंगे? मैंने कहा मॉनिटरिंग में यही है, यही आई थिंक आपका लास्ट एलिमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल था। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस भी हो गया, अब आ जाओ मॉनिटरिंग में। मुझे बताओ मॉनिटरिंग का क्या मतलब है? मुझे बताओ आपके सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में मॉनिटरिंग का क्या मतलब रहेगा? सर मॉनिटरिंग का मतलब है कि क्या हमारे सिस्टम, क्या हमारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स प्रॉपर है कि नहीं। यही बात आपने देखनी है, यही बात आपने देखनी है। आ जाओ मेरे साथ, देखो क्या कहते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एंगेजमेंट हैज टू बी मॉनिटर्ड टेकिंग इनटू अकाउंट कि क्या आपके क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स प्रॉपरली डिजाइंड है। सर डिजाइन होना काफी नहीं है, इंप्लीमेंट भी ठीक से होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अब एक बात बताओ, सपोज मार्केट में जो लॉज एंड रेगुलेशन है वो चेंज हो गए, कंपनीज एक्ट की कोई नई रिक्वायरमेंट आ गई, आईसीआई कोई नई अमेंडमेंट लेके आ गई, तो जो मार्केट में नई डेवलपमेंट्स हैं इन द पीआरएल रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, क्या वो रिफ्लेक्टेड है इन योर पॉलिसी। तो सबसे पहले आपने ये देखना है आपकी पॉलिसी ठीक से डिजाइंड और इंप्लीमेंटेड है, प्लस जो नेसेसरी डेवलपमेंट्स है वो भी इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है सर। अब ये काम करेगा कौन? अब ये काम करेगा कौन? तो अगेन इसके लिए आपको एंगेजमेंट पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। तो ये देखो क्या कहता है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉनिटरिंग करने की, ये आप किसी पार्टनर को दे सकते हो या किसी ऐसे पर्सन को दे सकते हो जिसके पास एक्सपीरियंस और अथॉरिटी है। क्या ये दोनों बातें समझ आ गई? बड़ा सिंपल है। मॉनिटर करना मतलब सिस्टम ठीक है कि नहीं, यानी ठीक से डिजाइन हुआ है, ठीक से इंप्लीमेंट हुआ है। अगर कोई चेंजेस है तो वो इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। करेगा कौन? कोई पार्टनर या सफिशिएंट एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी वाला बंदा। अब सर
उसको मॉनिटर करने के लिए क्या चाहिए, कैसे पता लगेगा गड़बड़ है? सर कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन, हमको कहीं ना कहीं डील करना पड़ेगा विद द कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन। आपको भी पता है कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस क्या होती है? These can be against the firm or employees because of the non-compliance with PRL requirement। ठीक है, ये कह रहा है आपने चीजों से कंप्लाई नहीं किया, इस वजह से कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन आई। जब भी कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन आती है तो हम क्या लेते हैं? रेमेडियल एक्शन लेते हैं। अब ये एक्शन किसके खिलाफ लिया था? सर या तो किसी पर्सन के खिलाफ या पॉलिसीज के खिलाफ। बोलो मेरे साथ, या तो किसी पर्सन के खिलाफ या पॉलिसीज के खिलाफ। तो कहता है रेमेडियल एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु डिड नॉट कंप्लाई विद द पॉलिसी, या टेकिंग द एक्शन अगेंस्ट द डेफिशिएंसी इन द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो मैं एक बात बोलूं ना, अगर रट्टा लगाने जाओगे तो 2 मिनट में भूल जाओगे, अगर प्रॉपर फ्लो में जाओगे तो याद रहेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या था सर? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मॉनिटर का मतलब क्या है? चेक करना सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स ठीक है कि नहीं, जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो ठीक से प्रॉपर्ली डिजाइंड और इंप्लीमेंटेड है कि नहीं। अगर कोई अपडेट आते तो वो अपडेट इसमें आ रहे हैं कि नहीं, जो भी डेवलपमेंट है इन द PRL रिक्वायरमेंट दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन। ठीक है, करेगा कौन मॉनिटर? मैंने कहा इसके लिए हमने एक एंगेजमेंट पार्टनर रखा है, हमने एक पार्टनर रखा है फर्म का, या कोई ऐसा बंदा जिसके पास एक्सपीरियंस भी, अथॉरिटी भी है। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ। अब मॉनिटर करे कैसे? कैसे पता लगेगा दिक्कत है? कैसे पता लगेगा दिक्कत है? सर कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन। एंड जब भी कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन आएगी तो आप एक्शन लोगे, या तो पर्सन के खिलाफ या करेक्टिंग द डेफिशिएंसी इन द इंटरनल कंट्रोल। तो ये 3 पॉइंट्स तो हमने ऊपर सीख ही लिए थे। ठीक है, अब ये कहता है जब भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए, जब भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए विद इन द एंगेजमेंट टीम, या जिसके साथ आप कंसल्टेशन ले रहे हो, या एंगेजमेंट पार्टनर और EQCR, तो आपने जो फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है उनको फॉलो करके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजॉल्व करके चलना है। लास्ट वाला जो टॉपिक है, आई थिंक ये बहुत ज्यादा हो जाएगा करने के लिए, बट एक बार बस आप इसको रीड करके चल सकते हो। सर इसमें क्या है? ये कहता है एज अ ऑडिट टीम आप क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करोगे। तो सबसे पहले कहता है जो भी आपको इश्यूज मिले विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, किस तरह से आपने उनको रिजॉल्व किया वो बताओ। तो दिक्कतें आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब इश्यूज पे जो आपने कंसल्टेशन लिए, जनरली इश्यूज पे हम क्या लेते हैं? कंसल्टेशन। ये थोड़ी जो मैं मैचिंग करता हूं ना, आई जस्ट डू फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कि कहीं ना कहीं आप पहला पॉइंट याद रखोगे ना, आपको बाकी पॉइंट याद ही नहीं आते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट द पॉइंट्स एंड रिवाइज अगेन अगेन। तो ये कह रहे हैं जो भी आपने कंसल्टेशन ली उसमें क्या सीखा उसको डॉक्यूमेंट करो। ठीक है सर, अब कंसल्टेशन के बाद जो आपके कंक्लूजन निकले, 2 पॉइंट कंक्लूजन वाले, कंक्लूजन रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ रिलेशनशिप्स एंड एंगेजमेंट, जिसमें आपने सेकी देखी थी। सर सेकी का क्या मतलब था? सिग्निफिकेंट मैटर, एथिकल रिक्वायरमेंट, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज एंड इंटीग्रिटी, एंड कंक्लूजन रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस। अगर एथिकल हो गए तो इंडिपेंडेंस भी कंप्लाई हो जाएगी। सो अगेन आई फील थोड़ा सा ज्यादा इतना रेलिवेंट टॉपिक नहीं है, बट फिर भी 4 पॉइंट दे रखे तो मे बी आई से। तो 4 बातें ध्यान रखना, बताओ क्या क्या? इश्यूज, कंसल्टेशन, कंक्लूजन। कंक्लूजन सेकी को लेके यानी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ रिलेशनशिप्स, एंड लास्ट पॉइंट क्या था? कंक्लूजन रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो आखिरी में बस एक छोटी सी बात बोलूंगा सर, क्या जैसे ऑडिटर अपने काम में क्वालिटी मेंटेन करता है, आप भी अपनी स्टडीज में क्वालिटी मेंटेन करिए, एंड ट्रस्ट मी सब एकदम बढ़िया होगा। जो अभी मैंने आपके साथ ये रिवीजन करी है ना, एक बार आपने इसको देख लिया, 2 बार आपने इसको देख लिया, उसके बाद अपने क्वेश्चंस कर लो, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। उसके अलावा आपको कुछ करके जाने की जरूरत नहीं है। जो ICAI ने रायता फैला रखा था ना चैप्टर नंबर 1 में, उसको मैंने पूरी कोशिश करी एक बार समेट के आपको एक 1 स्टॉप सॉल्यूशन दे दूं, ताकि आप इस चीज को अच्छे से डील कर पाओ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू गिव इट अ लाइक एंड ऑल्सो शेयर अ फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। कैसा लगा आपको रिवीजन अटेंड करके? एंड यस, स्टे कनेक्टेड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। लगे रहो, एंड यस खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कीप गोइंग।